हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं। कल का मेरा क्वेश्चन था क्विज का कि बताइएगा कि जो 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ है ना बाबू, कौन कौन 5 राज्यों में चुनाव हुआ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, तेलंगाना। ठीक है, इस 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट का घोषणा हो गया है। 3 राज्यों में बीजेपी का सरकार बन गया, कोई दिक्कत। अब देखिए, हम कल का मेरा क्वेश्चन था दोस्त कि सभी राज्यों के बताना है कि वहाँ पर विधानसभा की कितने कितने सीटें हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्त। राजस्थान में विधानसभा के 200 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा के 200 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 230 हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितने सीटें हैं? 230 है। तेलंगाना में 119 सीटें हैं। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं। अच्छा सर, ये कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के 90 सीट है। और रह गया त्रिपुरा ना, त्रिपुरा में 60 सीटें हैं। विधानसभा के कुल के सीटें कितना है? त्रिपुरा में 60 सीटें हैं। ठीक है। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट का स्थापना 2019 में हुआ। मैं क्या बोला कि हाई कोर्ट का स्थापना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कब हुआ बाबू? 2019 में। 2019 में। तेलंगाना में राज्यसभा के 7 सीटें हैं और लोकसभा के 17 सीटें हैं। तेलंगाना में राज्यसभा के 7 सीटें हैं और लोकसभा के 17 सीटें हैं। और 17 सते 19 से 119 और 119 विधानसभा की सीटें हैं। 119 है, कॉन्सेप्ट याद हो गया कि नहीं? 17 सते 19 से, यानी तेलंगाना में पूछे कि राज्यसभा की सीटें 7, लोकसभा की सीटें 17, ठीक है। और 17 सते 19 से 119 के इसका तो विधानसभा की सीटें। कोई डाउट है? अच्छा, अब एक लड़का विधानसभा के देखिए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट होता है। सबसे कम कहाँ पर किसका सीट होता है? तो राज्यसभा के। उसके बाद अधिक होता है लोकसभा के और सबसे अधिक होता है विधानसभा के। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, आज हम दोस्त क्या क्या आपको इस क्विज में पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं दरोगा के वैकेंसी को, दरोगा के एग्ज़ाम को देखते हुए, दरोगा के एग्ज़ाम को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले करंट पढ़ाएंगे, उसके बाद में घटना चक्र की बुक चलेंगी। ठीक है दोस्त, सबसे पहले जितना हो सके तो हम इधर 15 दिन और टाइम बच रहा है 15-16 दिन, इसमें हम क्या करेंगे कि प्रतिदिन स्पीडी का हम करेंट अफेयर्स खींचेंगे और उसके बाद में करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स यथासंभव जितना हो सके हम कराएंगे। उसके बाद में घटना चक्र भी पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सुनिएगा, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता, इससे हमेशा पेपर में पूछा करता है। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का संबंध किससे है बाबू? ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? तो टेनिस खेल से है। किससे? टेनिस। और टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। ठीक है, एक होता है लॉन टेनिस और एक होता है टेबल टेनिस, 2 प्रकार के होता है। और ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? टेनिस से। खुद ही कहते हैं टेनिस खेल से है। तो यह कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? टेनिस से। और ध्यान से सुनिएगा, ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिता होता है, यानी 4 मैच होता है 4 प्रकार के। कौन कौन? देखिए, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा अंतिम में होता है यूएसए ओपन। कौन होता है? यूएसए ओपन। इसी को अमेरिकन ओपन भी कहा जाता है, अमेरिका ओपन। कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं है? अब देखिए, इसमें पूछता है कि क्रम में सजाइए। क्वेश्चन देखिए बहुत तरीक़ा से पूछता है। एक तो पूछता है कि क्रम में सजाइए। क्रम में सजाने का मतलब कौन खेल पहले होता है? तो देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जनवरी फरवरी माह में होता है। ठीक है, जनवरी के अंत में और फरवरी स्टार्ट तक यह संपन्न हो जाता है। कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद में फ्रेंच ओपन, मार्च अप्रैल में कौन हो जाता है? फ्रेंच ओपन। अच्छा, जून जुलाई में कौन होता है बाबू? विंबलडन। कौन? विंबलडन। ठीक है, और नवंबर दिसंबर में यूएसए ओपन। कौन होता है? यूएसए ओपन। या तो नवंबर अंतिम दिसंबर के स्टार्ट तक खत्म हो जाता है, या नवंबर में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड याद हो गया कि कब कब किसका किसका होता है। अच्छा, अब इसमें देखिए सवाल आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में ग्रैंड स्लैम खेलों का क्रम कौन सा सही है। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद में फ्रेंच ओपन, उसके बाद में होता है
विंबलडन, और उसके बाद में होता है बाबू यूएसए ओपन। कोई डाउट है? अच्छा सुनिएगा, अब पूछता है कि यूएसए ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है। टेनिस का खेल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। टेनिस जिस पर खेला जाता है उसको क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं, कोर्ट। तो जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ना, वह किस कोर्ट पर खेला जाता है, यानी उसके खेल के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? हार्ड कोर्ट पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन, अंतिम यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, यूएसए ओपन, ये दोनों किस कोर्ट पर बाबू? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यह हमेशा पेपर में पूछता है। अच्छा अब रह गया दो चीज़, याद रखिएगा, एक फ्रेंच हो गया, एक विंबलडन। तो फ्रेंच अगर पूछेगा ना तो फ्रेंच क्ले कोर्ट पर, फ्रेंच, और विंबलडन ग्रास पर, विंबलडन, ठीक है। अब फ्रेंच क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ग्रास पर। अब इसमें कन्फ्यूजन लड़का फंस जाता है कि सर जानते हैं उल्टा हो जाता है हम लोग से एग्जाम में। जैसे ये तो शुरू वाला अंतिम वाला हार्ड कोर्ट पर मरा जाता है पेपर में, लेकिन सर पूछ देता है ना फ्रेंच और विंबलडन, इसमें हम लोग गड़बड़ा जाते हैं सर। तो देखिए फ्रेंच से याद कर लीजिएगा कि फॉल, फेल करना, फॉल करेगा तो पैर किस पर फिसलेगा? क्ले पर। क्ले माने क्या होता है? मिट्टी। क्ले माने मिट्टी, मिट्टी पर खेला जाता है। तो पैर फिसल गया मिट्टी पर, यानी क्ले, पैर फिसला किस पर? मिट्टी पर। तब फ्रेंच ओपन का संबंध किस कोर्ट पर बाबू? तो क्ले कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर, ठीक है। अगर पूछेगा कि कौन हो गया? विंबलडन ना, विंबलडन पूछेगा कि किस कोर्ट पर बाबू? तो ग्रास पर, घास पर। विंबलडन किस पर? घास पर। पूरा के पूरा क्लियर? अब सर इसमें सुनिएगा, ये सब स्टैटिक्स का पार्ट है, अभी करंट का पार्ट नहीं चल रहा है, ये सब स्टैटिक्स जी के पूछता है। अब आपसे पूछेगा कि ये सब के स्थापना का क्रम, एक तो बताएं कि खेलने का क्रम, कि सबसे पहले कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद में कौन होता है। अब पूछेगा कि सबसे पुराना कौन है। सबसे पुराना विंबलडन में सबसे जो ग्रैंड स्लैम खेल है, चारों प्रतियोगिताएं ग्रैंड स्लैम में होता है ना, तो उन चारों प्रतियोगिता में आपको बताना है कि कौन सा सबसे पुराना है और कौन सा सबसे बाद का है। समझ गए सवाल कैसे पूछेगा? कि ग्रैंड स्लैम में पूछेगा कि सबसे पुराना कौन है और सबसे बाद का कौन सा है। तो देखिए विंबलडन जो खेल है ना बाबू, वह सबसे पुराना है। विंबलडन खेल सबसे पुराना है। विंबलडन का शुरुआत 1877 ईस्वी से हुआ था। कब से? 1877 से। विंबलडन सबसे पुराना है। ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना खेल विंबलडन। अच्छा उसके बाद में कौन? यूएसए ओपन। कौन? यूएसए ओपन। इसका शुरुआत 1881 से, 1881 से, यानी अगर यूएसए ओपन की बात करें कि कब से, तो 1881 से। इसके बाद में फ्रेंच ओपन, इसके बाद में फ्रेंच ओपन कब? तो 1891 में, 1891 में। और तब जाके अंतिम में ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। याद हो गया क्या? देखिए सबसे पहले पूछेगा कि पुराना कौन सा है बाबू, तो विंबलडन। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन। विंबलडन कब? तो 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में। उसके बाद में यूएसए ओपन 1881 में, 77 में 4 जोड़िए 1881 में यूएसए ओपन। अच्छा उसके बाद में 1891 में फ्रेंच ओपन। कौन? फ्रेंच ओपन। और उसके बाद में 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। पूरा के पूरा क्लियर? अब देखिए यह तो स्थापना के क्रम आपसे पूछ देगा कि सबसे पुराना कौन है, सबसे बाद का कौन सा है, या निम्नलिखित को स्थापना के क्रम में सजाइए। ठीक है, शुरुआत के वर्ष को सजाइए। ये अब तक का स्टैटिक्स था, कोई इसमें अभी तक करंट नहीं इंक्लूडेड था। ये सब क्या था? स्टैटिक्स का पार्ट था। अब चलिए करंट की ओर बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ये सब जितना ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकन ओपन, इस सारा के सारा हम 2023 के बताएंगे। ठीक है। अच्छा ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का विजेता कौन है बाबू? नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। देखिए दोस्त, करंट पढ़ाने का अलग ही अंदाज है मेरा। सुनिएगा, हम कुछ आपको आइडिया से पढ़ाएंगे। आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद में विंबलडन और उसके बाद में अमेरिकन ओपन। तो देखिएगा, पहले पुरुष वाला बता दे रहा हूँ, पहले पुरुष वाला बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। अगर पूछेगा ना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन,
यानी 2 गो स्टार्ट होला, 1 गो अंतिम होला। नोवाक जोकोविच जीता है। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। हाँ, एक के आदमी जीता है। पुरुष एकल का खिताब 3 गो जीता है। कौन कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन। विंबलडन नहीं जीता है। तीनों याद हो गया? कौन जीता है बाबू? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो सर्बिया से। और सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी? कोई डाउट? तो नोवाक जोकोविच का पूछता है कि किस देश का खिलाड़ी है? सर्बिया से। इससे और कैसे पूछेगा? तो नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। किससे है? भूल जाइएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब एक रह गया कि सर बताइए कि पुरुष एकल का खिताब विंबलडन नहीं बताएं। विंबलडन कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। यह कहाँ का रहने वाला है? तो स्पेन का। कार्लोस अल्कराज कहाँ का रहने वाला है? स्पेन का। स्पेन की राजधानी कहाँ है बाबू? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी? कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? कोलंबस एक्चुअल में तुर्की का रहने वाला था, लेकिन वित्त पोषित था, माल देकर कौन भेजा था? स्पेन। समझ गए? स्पेन उसको खोज में भेजा था पैसा देकर। कोई दिक्कत? कोई डाउट? चलिए, महिला अब बता रहे हैं महिला एकल का खिताब। कौन? महिला एकल का खिताब। महिला एकल का खिताब के विजेता कौन है बाबू? तो एरिना सबलेंका। एरिना सबलेंका कहाँ के हैं? तो बेलारूस। कहाँ के हैं? बेलारूस। अब बेलारूस के राजधानी मिन्स्क। बेलारूस के राजधानी मिन्स्क। तो एरिना सबलेंका कहाँ के है? महिला एकल का खिताब जीतने वाली बेलारूस के है। अच्छा, यह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता महिला एकल का खिताब कौन जीती है? तो एरिना सबलेंका। फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब एगा स्वीटेकर ने जीती है। एगा स्वीटेकर ने। ठीक है, यह कहाँ के रहने वाली है? तो पोलैंड के। कहाँ के? पोलैंड के। पोलैंड के राजधानी बाबू? वर्षा। पोलैंड के राजधानी वर्षा। तो देखिए, महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में कौन जीती है? तो एगा स्वीटेकर। अच्छा, विंबलडन में अगर पूछे कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा ओंद्रेशोवा। मार्केटा ओंद्रेशेवा। ठीक है, तो इतना इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि बैडमिंटन खरीदने, विंबलडन से बैडमिंटन खरीदने मार्केट गई। महिला मार्केट गई। महिला ना पूछा गया। यानी विंबलडन कौन जीती? तो मार्केट याद रखिए, यह किस देश के रहने वाली है? तो चेक गणराज्य के। चेक गणराज्य की राजधानी कौन बता देगा? प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। कोई दिक्कत है? यानी चेक गणराज्य की थी। यानी महिला एकल विंबलडन का विजेता कौन है बाबू? तो मार्केटा वोंद्रेशोवा। तो मार्केट से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, किस देश के रहने वाली है? चेक गणराज्य के। अच्छा, अमेरिकन ओपन। ठीक है, अमेरिकी ओपन 2023 महिला एकल का खिताब कोको गॉफ अमेरिकी के है जीती हैं। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि अमेरिकन ओपन अमेरिका के ही, आ कोको पी के अमेरिका में महिला ने विंबलडन ये थी यूएसए ओपन जीत ली। यूएसए के महिला ने कोको पीकर क्या कर ली? यूएसए ओपन जीत गई। तो कोको कौन जीती? यूएसए ओपन जीतने वाली महिला एकल में कौन जीती है बाबू? तो कोको गॉफ। तो कोको से याद कर लेना। कहाँ के रहने वाली है? तो यूएसए के ही। अब मार्केट गई कौन? बैडमिंटन खरीदने महिला। यानी कहने का मतलब है कि विंबलडन का महिला एकल का खिताब मार्केटा ओंद्रेशोवा कहाँ के रहने वाली है? तो चेक गणराज्य के। कोई दिक्कत है? फ्रेंच ओपन कौन जीती है? तो एगा स्वीटेकर। तो दोस्त हम लोग आते घड़ी स्वेटर पहन रहे हैं ना, तो स्वेट टेकर। ठीक है, स्वेटर याद रखना। एगा स्वेटेकर यानी स्वेटर। फ्रेंच ओपन कौन जीती है? स्वेटेकर। ठीक है, एगा स्वेटेकर ने क्या जीती है? फ्रेंच ओपन। एरिना सेवलेंका कौन जीती हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। एरिना सेवलेंका याद हो गया ना? ठीक, एरिना सेवलेंका बेलारूस के हैं। चलिए, ये तो सारा चीज़ बता दिया हूँ। सुनिएगा, अब मैं 32वें क्रम का टोक्यो ओलंपिक बता रहा हूँ। कौन सा? 32वें क्रम का टोक्यो ओलंपिक। देखिए, टोक्यो ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था।
जापान के बाद आया तो पहले फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। जापान के 4 प्रमुख द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। तो अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो होन्शु, और सबसे छोटा कौन है तो शिकोकू द्वीप। शिकोकू द्वीप है। यह कहाँ है? जापान में। सुगारू जल संधि कहाँ है तो उत्तरी जापान, नॉर्थ और साउथ जापान को कनेक्ट करता है सुगारू जल संधि। ठीक। अच्छा जी, जापान के ही प्रधानमंत्री थे कौन? शिंजो अबे। कौन? शिंजो अबे, जो 2007 में क्वाड के स्थापना किए थे। क्वाड में 4 देश कौन कौन आता है बाबू? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 4 देश क्वाड में आता है। तो क्वाड के स्थापना शिंजो अबे कब किए थे? 2007 में। ठीक, चलिए सुनिएगा। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन टोक्यो के राजधानी जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। शुभंकर इसका मिराई तोवा है। मिराई तोवा। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह थे। एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह थे। समापन समारोह में कौन थे ध्वजवाहक बाबू? तब बजरंग पुनिया। अब बजरंग पुनिया क्या है? तब पहलवान। बजरंग पुनिया क्या है? पहलवान है। यानी बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से, किससे है? ठीक है। एमसी मैरीकॉम का संबंध बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग से। और मनप्रीत सिंह हॉकी से। मनप्रीत सिंह कोई दिक्कत है? ये सब हमेशा पेपर में मेरे दोस्त पूछ दे रहा है कि एमसी मैरीकॉम का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। ठीक है। हाँ, मुक्केबाजी, उसको भोजपुरी में हिंदी में कहते हैं। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है। अब मीराबाई चानू किस चीज़ में बाबू? वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग। मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से, यानी वजन उठाने में मीराबाई चानू। ठीक। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने। प्रथम स्थान अमेरिका ने इसमें प्राप्त किया है। यानी टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट स्थान पर कौन आया है? अमेरिका। कुल 113 पदक जीता है अमेरिका। ठीक। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां था। कुल भारत ने 1, 2 का 4 यानी 7 पदक जीता है। 1, 2 और 4। अभी क्या कह रहे हैं सर? तो 1 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल कितना? 1, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक। 4 कांस्य पदक। तो गोल्ड कौन लाया था? नीरज चोपड़ा। याद है ना? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो यानी उसी को कहते हैं हिंदी में भाला फेंक, इंग्लिश में जेवलिन थ्रो। ठीक है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है बाबू? जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से। ठीक है। प्रति वर्ष भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार ने जब नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, किसमें? जेवलिन थ्रो में, तब क्या हुआ कि भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि 7 अगस्त को प्रति वर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद हो गया? तो भारत का स्थान कौन सा था टोक्यो ओलंपिक में? 48वां स्थान था। कुल भारत का पदक जीता था बाबू? 7 गो। इसमें टॉप पर कौन देश था? अमेरिका को टोटल 113 पदक जीता था। सोचिए, सोच सकते हैं आप। ठीक। अब सुनिएगा, फीफा महिला विश्व कप। फीफा महिला विश्व कप यह फुटबॉल वाला है। फीफा के फुटबॉल वाला। ठीक है। फीफा महिला विश्व कप 2023 सुनिएगा, यह 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक हुआ। अगस्त महीने में। मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। यानी फीफा महिला विश्व कप किस देश में हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में होगा। संस्करण तो 9वां संस्करण था, यानी 9वां क्रम का हुआ। ठीक। शुभंकर क्या था? तजुनी इसका शुभंकर था। आदर्श वाक्य क्या था? तो बियॉन्ड ग्रेटनेस था। विजेता स्पेन हुआ। पहली बार स्पेन ने इसमें जीता है। विजेता कौन है बाबू? फीफा महिला विश्व कप किसने जीता? स्पेन ने पहली बार जीता है। उप विजेता इंग्लैंड रहा। ठीक। गोल्डन बूट पुरस्कार इसमें हिनाता मियाजावा को मिला है। गोल्डन बूट पुरस्कार किसको मिला है? हिनाता मियाजावा को। ठीक। गोल्डन बॉल पुरस्कार कहेगा तो एताना बोनाटी। ब से बॉल और ब से बोनाटी।
कोई दिक्कत है? यानी गोल्डन बॉल पुरस्कार कहेगा तो एताना बोनाटी, आ गोल्डन गलवा पुरस्कार तो मैरी आर्प्स को मिला है। ठीक है, अब आइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 आयोजन 4 शहर में भारत के उत्तर प्रदेश के 4 शहर में हुआ है। इसका आयोजन इस बार पूछेगा आपसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2023 में किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में बाबू? उत्तर प्रदेश में। शुभंकर यानी मैस्कोट इसको इंग्लिश में कहते हैं, शुभंकर को इंग्लिश में मैस्कोट कहते हैं। तो इसका शुभंकर क्या था, तो जीतू यानी 12 सिंगा, 12 कोई दिक्कत है? 12 सिंगा। संस्करण पूछेगा तो तीसरा संस्करण था। कौन? यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह तीसरा संस्करण था। इसमें एंथम क्या है बाबू? तो एंथम माने जानते हो, इसका एंथम कहते हैं जो सॉन्ग बजता है ना, स्वागत समारोह के सॉन्ग जो होता है। हाँ ठीक है, तो गान जो है इसका क्या है, एंथम। तो खेलो इंडिया हर दिल में देश, खेलो इंडिया हर दिल में देश एंथम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। शामिल खिलाड़ियों की उम्र 18 से 25 वर्ष तक है। यानी इसमें जो भी खिलाड़ी शामिल हुए थे तो उसमें 18 से 25 वर्ष तक के खिलाड़ी शामिल थे। समझ में आ गया क्या? अब पूछेगा आपसे एक और क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कितने उम्र के खिलाड़ी शामिल होते हैं? 18 से 25, 18 से 30, 25 से 30, 25 से 35, ऐसे दे देगा खुद ही का। तो इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कितने वर्ष के खिलाड़ी? 18 से 25 वर्ष के खिलाड़ी शामिल होते हैं। उद्घाटन किस शहर में हुआ था बाबू? तो लखनऊ में। यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक। समापन समारोह वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में ही समापन समारोह हुआ था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट अगर बात किया जाए तो शिव श्रीधर तैराक में इसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट इनको चुना गया है। इसमें शिव श्रीधर तैराक के क्षेत्र में। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट के तो श्रृंगी बांदेक तैराक में, श्रृंगी बांदेक तैराक में भी आई है। पहली बार शामिल किया गया खेल इसमें रोइंग। अब पूछेगा कि बताइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सा गेम को पहली बार इसमें शामिल किया गया? तो रोइंग खेल को पहली बार शामिल किया गया। रोइंग खेल जो होता है उसको पहली बार शामिल किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी आया है। प्रथम स्थान पर कौन यूनिवर्सिटी बाबू? पंजाब यूनिवर्सिटी। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट और महिला एथलीट दोनों तैराक में आई है। ये तो क्लियर हो गया, दोनों तैराक में। अब पुरुष एथलीट कौन आया है? तो शिव श्रीधर श्रृंगी बांदेक या तैराक में। यानी दोनों तैराक में और दोनों के नाम में श्री। तो कोई तो एक ही पेपर में पूछेगा, समझ में आया ना? दोनों तो पूछेगा नहीं। तो कभी श्री से नाम आएगा तो समझ जाना कि तैराक से संबंधित है। आया किससे? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के विजेता है। यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी हैं। इसमें कौन सा बाबू प्रथम स्थान पर यूनिवर्सिटी आया है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। याद रखना यह हमेशा, ठीक है। आइए चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं घटना चक्र की ओर। चलिए दोस्त अब हम लोग चलते हैं किधर? घटना चक्र के भूगोल में, ठीक है। अब भूगोल में हम लोग किस चीज़ पर बाबू? तो सबसे पहले रेलवे परिवहन पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में किस रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जितना परिवहन से हो सकता है संबंधित वो सारा के सारा क्वेश्चन करेंगे। देखिए भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेलवे चला था। कब बाबू? 1853 में। यानी 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे कब चला था? शुरू में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में चला था, मुंबई से थाड़े के बीच। अच्छा, रेलवे का अगर ये तो शुरुआत हो गया किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के छोड़कर अगर पूछ देगा कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, तब लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। क्या चीज़? लॉर्ड कर्जन। यानी लॉर्ड कर्जन के समय में भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। रेलवे का सर्वाधिक तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, सुनिएगा। तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाड़े के बीच चला था। कितना दूरी बाबू बताओ?
दूरी 34 किलोमीटर, कुल कितना दूरी 34 किलोमीटर चला था। ठीक, आइए देखिए भारतीय रेल मार्गों की चौड़ाई को यानी पटरियों के मध्य जो दूरी होता है ना, उस हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। यानी पटरियों के दूरियों के हिसाब से, पटरियों के जो मध्य के बीच के दूरी होता है ना, उसके आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है रेल मार्ग को, भारतीय रेल मार्ग को। एक तो बड़ी गेज, दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर यानी 1000 मिलीमीटर की दूरी को होती है। किसके बीच में बाबू? तब मीटर गेज यानी सबसे बड़ी जो होती है ना, वह होती है मीटर गेज। फिर होती है बड़ी लाइन, ठीक, मीटर गेज, बड़ी लाइन या इसी को चौड़ी लाइन कहते हैं। एक होता है छोटी लाइन। तो देखिए मीटर गेज कहेगा तो दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर यानी 1000 दूरी होगा, 1000 मिलीमीटर। अच्छा, अगर चौड़ी या बड़ी लाइन की बात करें तो दोनों पटरियों के मध्य में कितना दूरी बाबू? तो 1.676 मीटर होता है, 1.676 मीटर होता है। बड़ी लाइन के दोनों पटरियों, बड़ी या चौड़ी लाइन के दोनों पटरियों के मध्य की दूरी कितना होता है? 1.676 मीटर होता है। ठीक, मीटर गेज में दोनों पटरियों के मध्य की दूरी 1 मीटर। ठीक, अब छोटी लाइन का कितना होता है सर? तो दोनों पटरियों के मध्य की दूरी जो बात करें ना कि कितना होता है, तो 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर। 2 गो इसमें भी साइज होता है, एक तो 762 या ना तो 610। याद हुआ कि नहीं? 3 लाइन, एक कौन सा? तो मीटर गेज, दूसरा बड़ी या चौड़ी लाइन और दूसरा छोटी लाइन। तो छोटी लाइन 762 या 610 का होता है। बहुत बढ़िया। देखिए भारत में रेल मार्गों की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक रेल की लंबाई, रेलवे मार्गों की लंबाई किस राज्य में है बाबू? उत्तर प्रदेश में। या रेलवे का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, एशिया में रेलवे का सबसे बड़ा विस्तार भारत में। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, भारत में रेलों का प्रबंधन भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा होता है। भारत में रेलों का प्रबंधन भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन स्थित बोर्ड द्वारा किया जाता है। समूचे रेल परिपथ को प्रबंधन की दृष्टि से 17 रेलवे मंडल में बांटा गया है, 17 रेलवे जोन में बांटा गया है। अब 18 हो गया है। अब कौन सा? 18 हो गया। यानी भारत के रेलवे को कितने जोन में बांटा गया बाबू? यानी रेलवे जोन में तो 18 को। रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। 1905 में रेलवे भर्ती बोर्ड का गठन हुआ था। अब सुनिएगा, देखिए रेलवे जोन को 18, रेलवे के कितने कुल जोन है? 18। यह पेपर में पूछ चुका है। सबसे अंतिम कौन सा है 18वां बाबू? तो विशाखापट्टनम। कौन सा? हाँ, यानी रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे के रूप में है। यानी 18वां पूछेगा था दक्षिणी तटीय रेल, जिसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है बाबू? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ हो गई है? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम। ध्यान दीजिएगा। अब विशाखापट्टनम और तेलंगाना में हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 2019 में। 2019 में जी। आंध्र प्रदेश के जो कोर्ट है ना, ये विशाखापट्टनम में हो गया है। यानी आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ हो गया है? विशाखापट्टनम। या तेलंगाना के हैदराबाद में हो गया है। ठीक है, हाँ विशाखापट्टनम हो गया है। ठीक है जी, राजधानी। ठीक है, सुनिए, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मध्य रेलवे का मुख्यालय बाबू मुंबई। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। फिर आपको पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। मध्य रेलवे का मुंबई सेंट्रल और पश्चिम रेलवे का मुंबई। अच्छा, पूर्व रेलवे का कोलकाता। पूर्व का हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया ना। मध्य रेलवे का मुंबई। देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे कहेगा, दक्षिण पूर्व तो कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता। अच्छा, पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर में। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। लिंगराज के मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में ही है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। अब देखिए पूर्वी तटीय कहाँ ना, तो तटीय पूर्वी तट सबसे बड़ा कौन सा है? पूर्वी तट आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है ना।
और थोड़ा सा इधर आइएगा तो क्या है भुवनेश्वर उसके आगे, ठीक, भुवनेश्वर उड़ीसा के भुवनेश्वर, तो पूर्वी तटीय कहेगा तो भुवनेश्वर हो जाएगा। अब बाकी सब जितना पूर्व लगा हुआ आएगा ना तो समझिएगा कोलकाता, कहाँ कोलकाता। जैसे देखिए आपसे पूछ लेगा कि कोलकाता मेट्रो रेलवे क्या, कोलकाता ये तो फिक्स है। अच्छा, और पूछेगा कि पूर्वी रेलवे का कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता और कोलकाता मेट्रो, ये 3 का याद रखिएगा, ठीक। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर और पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है गोरखपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कहेगा तो गुवाहाटी, गुवाहाटी आसाम में, ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय तो जयपुर, कहाँ है जयपुर। दक्षिण मध्य रेलवे का, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, कहाँ है सिकंदराबाद। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर कहेगा तो कहाँ है बिलासपुर में है, ठीक। अच्छा, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है, ठीक है। इसको मैप से आप इजीली याद कर पाइएगा। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। और कोलकाता मेट्रो के तो बताइए कि कोलकाता। अब सुनिएगा, रेलवे उत्पादन संयंत्र यानी रेलवे उत्पादन जो होता है ना, कहाँ कहाँ कौन कौन सा कंपनी स्थित है, कहाँ पर कौन कौन सा कारखाना स्थित है, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है बाबू, तो चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में। या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भी पूछता है कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन, ठीक। स्थापना इसका कब हुआ था, 1950 में। कब, 1950 में। बनारस रेल कारखाना यानी डीजल लोकोमोटिव वाराणसी का स्थापना कब हुआ था, 1961 में। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनारस रेल इंजन कारखाना स्थित है। 1961 में इसका निर्माण हुआ था। डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना कहाँ है, तब पटियाला पंजाब में। यानी जो डीजल रेल इंजन है ना बाबू, वह कहाँ बनता है आधुनिकीकरण वाला, तो पटियाला पंजाब में। सवारी डिब्बा कारखाना यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में। यह तो इतना बार पेपर में पूछा है, सवारी डिब्बा वाला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनारस रेल लोकोमोटिव और फिर चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना। यह इतना बार ये सब क्वेश्चन पूछा है कि क्या बताऊँ। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है बाबू, तो कपूरथला में। एगो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है, ठीक है, चेन्नई में। सुनिएगा, रेल कोच फैक्ट्री अगर कह देगा तो कपूरथला पंजाब में, कपूरथला पंजाब में। आधुनिक कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में। आधुनिक जो कोच फैक्ट्री पूछेगा तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में। रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री एंड एक्सेल, यह कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में। रेल पहिया कारखाना बेलासारण बिहार में। यानी कहने का मतलब कि रेल पहिया कारखाना यानी पहिया के रेल पहिया कारखाना यानी केवल रेलगाड़ी का जो पहिया है ना, वह सारण जिला बिहार में बनता है। कहाँ, बिहार के सारण जिला में यह कारखाना है। इसका स्थापना 2008 में हुआ था, 2008 में हुआ था। लालू यादव उस समय रेलवे मंत्री थे, खींच के लाए सारण जिला। समझ में आ गया ना। चलिए, तो इतना चीज़ याद हुआ कि नहीं, हो गया सर। अब देखिए, कोकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मझगांव से गुजरते हुए गुजरात होते हुए कर्नाटक के मंगलुरु स्टेशन पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। देखो, कोकण रेलवे जो है ना बाबू, वह महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और कर्नाटक, यह 4 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, और कर्नाटक, सॉरी गुजरात में नहीं जाता है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ये 3 राज्य से होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से क्या होता है, कोकण रेलवे गुजरता है।
ठीक है। फेयरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने इंजन का निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कि फेयरी क्वीन क्या है, तब विश्व का सबसे पुराने इंजन है। इसका निर्माण 1855 में हुआ था और यह 1908 ईस्वी तक चलता रहा। ठीक। अगर पूछेगा कि व्हील एंड एक्सल संयंत्र की स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। भारत में विद्युत इंजन का निर्माण कौन करता है, तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है। आज जमशेद में टाटा इंजीनियरिंग एवं कंपनी लिमिटेड द्वारा भाप इंजन का निर्माण किया जाता था। यानी पहले भाप इंजन जो चलता था ना, उसका निर्माण टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता था। सुनिए, अगर रेलवे तट के कोकड़ रेलवे की लंबाई पूछे तो 760, कहीं 765 भी दे देता है। ठीक है। आइए, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग बनकर तैयार कब हुआ था बाबू? 1853 ईस्वी में। 1800। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच बनी थी और कब बनी थी? तो मुंबई और थाने के बीच 1853 ईस्वी में। कितना मीटर? तो 34 किलोमीटर। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी तो 5.5 फीट। अब फीट में पूछ दिया है पेपर में, बीपीएससी 1992 में। ठीक है। तो बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। कितना? 5.5 फीट। ठीक है। अब सुनिएगा, गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन है? तो इलाहाबाद होकर जाना। यानी इलाहाबाद से अगर होकर जाइएगा तो गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, तो मुंबई से अहमदाबाद। प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद कल चलेगी। 2004 में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना अनुमोदित किया गया था। सुनिएगा, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय क्या है, कहाँ है? तो कोलकाता। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। ठीक। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ पर? बिहार में। हाजीपुर कहाँ स्थित है? बिहार में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद में। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है किसको? तो बेलगांव को। बेलगांव कर्नाटक में है ना, उसको नहीं जोड़ता है ना। तो रत्नागिरी को, मझगांव को, मडगांव यानी मझगांव को, उडुपी, यह तीनों को जोड़ता है। देखिए, कोंकण रेल मार्ग बेलगांव को नहीं जोड़ता है, जबकि मझगांव जिसको कहते हैं, रत्नागिरी और उडुपी को कोंकण रेल मार्ग जोड़ता है। कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ होगा? तो देखिए, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र और केरल को भी, केरल तक जाता है कोंकण रेलवे। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल तक जाता है कोंकण रेलवे। ठीक है। इडुक्की परियोजना केरल के पेरियार पर है। ठीक है। पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना है, या इडुक्की बांध भी। कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको बाबू? तो रोहा से मंगलौर को। रोहा से मंगलौर को। मंगलौर कहाँ पर? कर्नाटक में। और रोहा कहाँ पर? रोहा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर कर्नाटक के मंगलुरु तक जाता है। ठीक है। रोहा। ठीक। देखिए, जो कोंकण रेलवे है ना, यह महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलुरु स्टेशन पर समाप्त होती है। चलिए सुनिएगा, कोलकाता जो बंदरगाह है ना बाबू, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। आइएगा, सुनिए, कोलकाता बंदरगाह देश की एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है जिसकी स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। कोलकाता बंदरगाह देश की एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है जिसकी स्थापना कब हुआ था बाबू? 1870 में, अंग्रेज के समय में हुआ था। यह पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों सहित यह नेपाल और भूटान को सेवाएं प्रदान करता था। ठीक। और सबसे पुराना अगर पूछ देगा कि कौन सा बंदरगाह है, तो कोलकाता बंदरगाह ही है। ठीक है। सुनिएगा, अगर पूछते कि कंडला बंदरगाह कहाँ स्थित है बाबू? कंडला बंदरगाह गुजरात में है। कंडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है।
कंडला बंदरगाह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बताइए, कंडला बंदरगाह का नाम क्या हो गया है? कंडला बंदरगाह का नाम जल्दी से बताइए आप लोग कि उसका क्या नाम हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कौन हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। कंडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। यह भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र के तहत आता है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसी को नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। यानी नहावा सेवा बंदरगाह का नाम क्या हो गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, सुनिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता, जो बंदरगाह अभी पढ़ा है ना, जिसका स्थापना 1870 ईस्वी में हुआ था, इसका अब नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया है। पारादीप कहाँ है बाबू? विशाखापट्टनम। पारादीप विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सॉरी, पारादीप तो उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अच्छा जी, चेन्नई तमिलनाडु में। चिदम्बरम यानी तूतीकोरिन कहाँ है बाबू? तो तमिलनाडु में ही है, यानी तूतीकोरिन। कोचीन भी तमिलनाडु में ही है। न्यू मंगलोर कर्नाटक, न्यू मंगलोर कर्नाटक में। ठीक, मर्मुगाओ गोवा में। मर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? गोवा में। मुंबई बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? नहावा सेवा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। काम राजार यानी एन्नौर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। एन्नौर, तुतीकोरिन, ओरीविले, मेरीना बीच भी। ठीक है, ये सब बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। कंडला दीनदयाल पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्र सरकार ने 2020 को लिया है। ठीक, अब चलिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। ठीक, महाराष्ट्र, मुंबई। छत्रपति कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में। यानी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा ना कि कहाँ है, तो वह हैदराबाद के यानी तेलंगाना के हैदराबाद में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोची में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो अहमदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से थे? गुजरात से, तो अहमदाबाद। अच्छा, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो कालीकट केरल में है, तो कोझिकोड में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोझिकोड में। अब ऑप्शन में रहेगा कालीकट, आप मार्क करिए कालीकट में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोझिकोड में। यह कहाँ है? तो केरल में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है बाबू? लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। इसी में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ना, नरम दल और गरम दल है, तो नरम दल गरम दल दोनों एक हुए थे और मुस्लिम लीग भी इससे आकर 1916 में लखनऊ पैक्ट में जुड़ गए थे। तो अगर पूछेगा कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। गोपीनाथ का आएगा संबंध समझना कि आसाम से, तो गुवाहाटी में। गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है बाबू? तो गोवा में। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर सबसे ज्यादा संतरा के उत्पादन नागपुर। कौन? नागपुर। नागपुर संतरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ है बाबू? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलौर कर्नाटक में। विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
मध्य प्रदेश के इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में, पटना में कौन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कन्नूर में। कहाँ है? कन्नूर में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इतिहास की दुनिया में घटना चक्र के साथ। आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं इतिहास में और महात्मा गांधी से संबंधित जितना भी तथ्य है सारा के सारा डिस्कस होगा। बताइए, करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? तो पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के, यानी उपयुक्त में से सभी राज्यों की कौन बाबू? करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी कौन थे? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। अब महात्मा गांधी के पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कब्बा गांधी था। यानी अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी के पिता के उपनाम क्या था, ये गांधी जी के पिता थे। जो करमचंद गांधी थे गांधी जी के पिता थे और इनके पिता का उपनाम काबा था। कब्बा, कब्बा, कब्बा। कोई दिक्कत? निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो सालम दास कॉलेज भावनगर। भावनगर में सालम दास कॉलेज है, उसी से महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी। ठीक है, कोई दिक्कत है? यानी महात्मा गांधी किस बाबू कॉलेज से? तो सालम दास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई की थी। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। यानी प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब है कि 1 से 5 तक या 10 तक या कहाँ पढ़े थे बाबू? पोरबंदर में। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। सुनिएगा ध्यान से। तो महात्मा गांधी के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था बाबू? प्रारंभिक शिक्षा अगर पूछेगा ना तो पोरबंदर में। प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं 1 से 5 तक में। हाई स्कूल इसने कहाँ से किया था? तो राजकोट में स्थित, राजकोट गुजरात में ही स्थित है, राजकोट में अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से कौन शिक्षा प्राप्त किए थे बाबू? महात्मा गांधी। हाई स्कूल राजकोट से प्रारंभिक यानी 1 से 5 तक इनका पढ़ाई कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। अगर पूछेगा कि कॉलेज कहाँ से? तो सलाम दास कॉलेज भावनगर। कॉलेज कहाँ से? सलाम दास कॉलेज भावनगर से की। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित सलाम दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई की। तब उसने यहाँ से आर्ट पढ़ाई करने के बाद लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन चले गए। कहाँ चले गए? लंदन चले गए। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या है बाबू? तो इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन कब किए थे? तो 1903 में। 1903 में। ठीक है, इंडियन ओपिनियन कब है? 1903 में। अब फिनिक्स आश्रम के 1904 में स्थापना हुआ था। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में हुआ था। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने शुरू किए थे। कोई डाउट है? कोई दिक्कत? तो इंडियन ओपिनियन की स्थापना कब किए थे? 1903 में। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में कब? 1904 ईस्वी में। लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 ईस्वी में। 1910 साउथ अफ्रीका में ही किसने किया था बाबू? महात्मा गांधी ने। चलिए सुनिएगा, इंडियन ओपिनियन जो नामक अखबार था ना, यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन क्या था? समाचार पत्र था। द इंडियन ओपिनियन क्या था? समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन कब किए थे? 1903 में। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है बाबू? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। अब फिनिक्स फार्म स्थापना इसका कब किए थे? 1904 में। महात्मा गांधी या डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। एम.के. गांधी यानी महात्मा गांधी समर्थक थे किसके? तो दार्शनिक अराजकतावाद के। दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक कौन थे बाबू? महात्मा गांधी।
गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं करते थे। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो बी, सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा यानी गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे बाबू? सत्य और अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता नहीं, आत्मविलीनीकरण नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति करने का रास्ता नहीं, सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही अहिंसा का अर्थ होता है। अब महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। समझ में आ रहा है ना? ठीक। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी ने कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वहीं मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें। गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, यह महात्मा गांधी के संदर्भ में सही कथन है। यानी वह चाहते थे कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी हो और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी हो, ऐसा महात्मा गांधी का विचार था। सुनिएगा, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था? तो हड़ताल को। यानी गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में, गांधी जी जब सत्याग्रह कर रहे थे उस रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान किसका प्राप्त था बाबू? हड़ताल का। बहिष्कार, धरना, उपवास ये सब पहले था, लेकिन हड़ताल सबसे अंतिम स्थान पर था। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, यह सत्याग्रही का उद्देश्य नहीं है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, यह उद्देश्य नहीं था। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, यह था। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, यह भी था। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, यह भी था। असहयोग आंदोलन के समय चौक चौराहा पर सत्याग्रही कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह, हे भगवान है, इनको सद्बुद्धि दो भगवान, सद्बुद्धि दो भगवान। अब बताइए, ये सब कर रहे हैं महात्मा गांधी, तो एक तरह से अंग्रेज को कुछ सुनवाई दिया ना, तब जाके क्या किया कि धीरे धीरे नहीं होता है, कार्यकर्ता थकने लगा, तब जाके गोरखपुर में कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा था अंग्रेज, तो गोरखपुर में थाना में आग जला दिया, आगजली कर दिया, 23 पुलिसकर्मी खत्म ना। ठीक, तब जाकर असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। कब? 11, ठीक है, 11 फरवरी 1922 को क्या हो गया? असहयोग आंदोलन पूर्णतः स्थगित हो गया। और चौरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। खुद ही कहते हैं। तो ये तो हो गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। जोड़ लीजिए 1893 से 1915, तो 15/7 22 ना, लेकिन 21 वर्ष 15 में तो आइए गए थे, तो 21 वर्ष बिताए थे कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे बाबू? 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? गांधी जी जो थे वह परिवार नियोजन माने समझ रहे हैं ना, परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए उन्होंने क्या बताया था कि आत्मनियंत्रण करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल बनाना, यह उन्होंने बताया था।
गांधी जी के अनुसार, यह पूछ दिया है पेपर MPPCS में 1990 में, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है बाबू? तो गरीबी का अस्थायित्व। गरीबी का अस्थायित्व गांधी जी के हिंसा का क्या है बाबू? तो क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? बताइए। पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से उतारकर बाहर फेंका गया था, ढकेल दिया गया था। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक वर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया था? 1901 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन में। दोस्त, कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 1901 में भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं किया था। अध्यक्षता 1924 के बेलगांव अधिवेशन में किए थे। कौन? महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है बाबू? तो अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। इसको क्या किए थे? महात्मा गांधी 1915 में अहमदाबाद के कोचरम क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया। एक्चुअल में देखिए, साबरमती आश्रम का स्थापना 1915 में ही हुआ था, लेकिन 1917 में साबरमती आश्रम जो था वह साबरमती नदी के किनारे आ गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब कहा जाने लगा? 1917 में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कौन से आश्रम? तो सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। उसको सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। उस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1904 में। लियो टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में। ठीक है। साबरमती 1917 में। ठीक, सुनिए, फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2004 को दोबारा खोला गया। 1904 में स्थापना किए थे ना, बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिनिक्स आश्रम को पुनः दोबारा 2000 ईस्वी में खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। तो ये भी पूछ देगा कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन था? फिनिक्स आश्रम। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था बाबू? दक्षिण अफ्रीका में। बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। उन्होंने बीमार और दुखियों का सेवा कार्य आरंभ किया। किसने? महात्मा गांधी ने। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बीमार और दुखियों को सेवा करना चाहिए। कोई दिक्कत? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के स्थापना किए थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के रचना कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के अधिवेशन जो हो रहा था 1905 ईस्वी में, कहाँ पर? बनारस में। तो उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी के राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सा विशेषता उसमें से नहीं है? तो धर्म, सत्ता, मानवता, नैतिकता। तो यह सत्ता के प्रति कभी लुभावित नहीं हुए थे। कभी भी कोई पोस्ट पर महात्मा गांधी को नहीं सुने थे कि ये मंत्री महात्मा गांधी बने थे। नहीं, इनको सत्ता चाहिए ही नहीं था। समझ में आ रहा है ना? ये बिल्कुल सत्ता से दूर रहते थे, इसीलिए तो इनका मर्यादा था, इज्जत था। जिसके दिल में सत्ता के लालच आ गया, समझ जाओ कि वो फिर। सुनिएगा, गांधी जी के राजनीतिक का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सत्ता। तो है क्या विशेषता? तो नैतिकता था, धर्म था और मानवता था। ये सब महात्मा गांधी के अंदर था। निम्नलिखित में से किससे सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था बाबू? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था?
तो महात्मा गांधी ने। सबसे पहले भारत में सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 1917 चंपारण आंदोलन, ठीक है, नील की खेती करने के लिए तीन कठिया व्यवस्था के विरोध में चंपारण बिहार में आंदोलन कर रहे थे। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी पर अटैक हुआ था, तो बतख मियाँ ने इनको जान बचाया था। यानी महात्मा गांधी का जन्म बतख मियाँ ने बचाया था। इस क्वेश्चन को 68वीं बीपीएससी में पूछ चुका है, 68वीं बीपीएससी में पूछ चुका है कि महात्मा गांधी के जान चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन पर हुए हमले में किसने बचाया था? तो बतख मियाँ ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो चंपारण। चंपारण ऐसा पहला स्थान था जहां पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया, ठीक है। कब? तो 1917 ईस्वी में। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रियता विरोध करने के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है। सुनिए, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह किसने कहा था बाबू? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, ठीक है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। इसका मतलब हुआ कि जो ब्रिटिश बनाता था तो वह कोई भी प्रोडक्ट उत्पादित करता था तो वह उसका सप्लायर सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? भारत में। कहाँ पर? भारत में, ठीक। तो वहीं कह है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। कोई बात नहीं, न संघर्ष न दुख न संघर्ष तो क्या का मजा है जीने में। अच्छे तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, आप प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा। न थक कर बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए आज के संघर्ष ही कल का, आज का मेहनत ही कल का संघर्ष है। बताओ, खाली स्थान को भरे, ठीक है। सुनिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था बाबू? 1918 ईस्वी में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। तो देखिए, सजाने के लिए दे देगा ना तो लड़का लड़की लड़खड़ा जाएगा। कहाँ पर जानते हैं दोस्त? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेड़ा आंदोलन दोनों 1918 में। तो पहले कौन? तो फरवरी मार्च में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था। महात्मा गांधी सर्वप्रथम, ठीक है, क्या किए थे? मिल मजदूर के साथ हड़ताल किए थे। मिल मजदूर के साथ हड़ताल किए थे। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तब मार्च 1918 में। मार्च 1918 में। और सहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, ठीक। सुनिएगा, रॉलेट एक्ट कब हुआ था बाबू? 1919 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा किसान आंदोलन मार्च 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? फरवरी मार्च, यानी फरवरी से स्टार्ट हुआ था, मार्च तक 1918 तक चला था। बताइए, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो सी, चंपारण। यानी कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर? चंपारण में। कब? 1917 में। 3/20 तीन कठिया व्यवस्था का मतलब बाबू 3/20, यानी 3/20 भूभाग पर आपको खेती करना ही करना था। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के बारे में सही सुनिएगा। महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या सही है? तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। प्रारंभिक शिक्षा गलत है।
उन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? पोरबंदर से, हाई स्कूल राजकोट से, और भावनगर से कॉलेज किए थे। कोई दिक्कत है? तो पहला तो गलती है, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है कि कस्तूरबा के साथ 13 वर्ष के थे ना तो उनका शादी हुआ था। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ शादी हुआ था। ठीक है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। उन्होंने विधि का अध्ययन कहाँ किया था? द इनर टेम्पल लंदन में किया था। ठीक है। अब ये रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए। बहुत बढ़िया, बहुत गर्म मिजाज का एकदम ही क्वेश्चन है। ऑन टू दिस लास्ट से काफ़ी महात्मा गांधी प्रभावित थे। ऑन टू दिस लास्ट किसका पुस्तक, किसके द्वारा रचित पुस्तक था बाबू? तो रस्किन के द्वारा। रस्किन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? ऑन टू दिस लास्ट। ऑन टू दिस लास्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है? आइए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था बाबू? सुभाष चंद्र बोस। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अब सुनिए कितना बढ़िया क्वेश्चन मिल गया कि गांधी, महात्मा गांधी तो उनका नाम था गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन गांधी से पहले उनका नाम में महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जुड़ा था, यह बात को ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? तो सुनिए, गांधी जी के संदर्भ में सही कथन सुनिए। तो वह जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। वह चाहते नहीं थे कि समाज मेरा जातिवाद में बांटे। असहयोग आंदोलन शुरू किया, सही बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? महात्मा गांधी कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था? तब बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत है? गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो उपयुक्त में से सभी से, यानी रस्किन से, थोरो से और टॉल्स्टॉय से। महात्मा गांधी जो थे ना, इनका जो विचार था, गांधीवादी जो विचारधारा इनके पास आया, तो किससे आया बाबू? तो रस्किन द्वारा ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे, थोरो से। किससे? थोरो से। और टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य था, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, यह लियो टॉल्स्टॉय का कथन था। क्या बात है? इससे महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित थे। अच्छा, गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई है। और पूछ देगा कि बताइए, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा किससे पाई थी? तो किससे? थोरो से। थोरो से। ठीक है। रस्किन ने रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। शारीरिक परिश्रम का आदर करना, यानी शरीर से मेहनत अगर हुआ तो उसका सम्मान कीजिए। ये नहीं कि अपने आप को खुद से गुस्साइए कि नहीं हम खराब किए, नहीं। शरीर से अगर आप मेहनत किए, समझ रहे हैं, तो उसको इज्जत कीजिए, शरीर का आप सम्मान कीजिए। ठीक है, हाँ, आदर करना सीखे। और टॉल्स्टॉय से क्या सीखा? ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। यह पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेह क्या था जिनसे महात्मा गांधी को बदल डाला? यानी इस ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक में आखिर क्या था जो महात्मा गांधी के जीवन को बदल डाला? तो वह व्यक्ति कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक में लिखा था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यही देखिए, क्वेश्चन IAS 2011 में पूछा है। यह क्वेश्चन IAS 2011
सोचिए कितना जबरदस्त। सबके कल्याण में। हाँ, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यानी अगर किसी को आप हेल्प करते हैं तो वह सबसे उत्तम करते हैं। किसी को पढ़ा देते हैं, नहीं समझ में बुझा गया तो सबसे ज़्यादा दानी वाला काम हो गया। ठीक है, खुद ही कहते हैं। तो चलिए दोस्त, यहीं पर क्यूज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्यूज आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का क्यूज। अगर यह क्यूज अच्छा लगे ना दोस्त, एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। कम से कम हम कल लाइक का उम्मीद करते हैं 500 प्लस लाइक आप लोग जरूर कीजिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, हम दरोगा के मद्देनज़र देखते हुए प्लानिंग नए अपडेट ला रहे हैं। अब मेरा कल का क्वेश्चन रहेगा कि बताइए महात्मा गांधी के बारे में बोलो, सुभाष चंद्र बोस का बताइएगा आप लोग कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी का गठन किया था। यानी कहने का मतलब है कि उसका क्या नाम था। सुभाष चंद्र बोस जो सेना के गठन किए थे, उस सेना का नाम क्या था और वह कब इसका गठन किए थे, आप लोग कल बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट डे।